लौह दुर्गा और खोपड़ी बटालियन का नर्क। यह कहानी उस भीषण प्रलय की है जो तब घटित हुई जब एक मां, जो संयोग से एक 3 स्टार जनरल थीं, अपने बेटे से मिलने गईं। लेकिन एक लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के बटालियन कमांडर ने उन्हें नीचा दिखाया और लानत औरत कहा, जिसने अंततः उस सैन्य इकाई में एक बड़े पैमाने पर निरीक्षण को जन्म दिया। आप यह कहानी कहां और कैसे सुन रहे हैं, कृपया नीचे टिप्पणी करें। आगे बढ़ने से पहले कृपया सब्सक्राइब और लाइक बटन दबाकर हमारा समर्थन करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अध्याय 1। 2 रिपोर्टें। घोर अंधकार ने पश्चिमी सेक्टर में भारतीय सेना की उत्तरी कमान के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को ढक रखा था। विशाल स्क्रीन पर मित्र और शत्रु सैनिकों के सैकड़ों आइकन लगातार झिलमिला रहे थे, जो एक जलते हुए आभासी युद्ध के मैदान का नक्शा बना रहे थे। लेफ्टिनेंट जनरल दुर्गा सिंह, उत्तरी कमान की GOC इन सी, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, भारतीय सेना के इतिहास में इस पद को संभालने वाली पहली महिला, जिन्हें लौह दुर्गा के नाम से जाना जाता था, पूरी स्थिति को बर्फीली निगाहों से देख रही थीं। उनके कसकर बंद होंठ और एक खिंची हुई तलवार की तरह सीधी मुद्रा पूरे सशस्त्र बलों में एक किंवदंती बन चुकी थी। रिपोर्ट। मैम, 17वीं माउंटेन डिवीजन ने लेह के आसपास दुश्मन की रक्षा पंक्तियों को भेद दिया है और वर्तमान में द्रास सेक्टर में लक्ष्य बिंदु की ओर तेजी से बढ़ रही है, एक स्टाफ ऑफिसर ने बुलंद आवाज में रिपोर्ट दी। लेकिन दुर्गा के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उत्तरी कमान भारतीय सेना की एक प्रमुख लड़ाकू शक्ति थी और 17वीं माउंटेन डिवीजन उसका अग्रिम दस्ता था। जीत एक स्वाभाविक बात थी। दुर्गा की चिंता जीत ही नहीं, बल्कि प्रक्रिया में हर छोटी से छोटी अक्षमता और अनावश्यक नुकसान था। उनका कमांड दर्शन था, पूर्ण नियंत्रण। अचानक उनके निजी डिवाइस पर एक मूक सूचना दिखाई दी। यह एक सामान्य अभ्यास रिपोर्ट नहीं थी। उनकी नजर विशाल स्क्रीन से हटकर अपने डिवाइस पर चली गई। यह 17वीं माउंटेन डिवीजन के तहत एक इकाई 5वीं गोरखा राइफल्स, जिसे खोपड़ी बटालियन का उपनाम दिया गया था, से एक अकेली रिपोर्ट थी। प्रशिक्षण के दौरान सैनिक की मृत्यु, विशुद्ध दुर्घटना। रिपोर्ट बहुत संक्षिप्त थी। कठिन पर्वतीय अनुकूलन प्रशिक्षण के दौरान एक सैनिक फिसलकर एक गहरी खाई में गिर गया। तत्काल बचाव के प्रयास किए गए, लेकिन अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उसकी मृत्यु हो गई। रिपोर्टिंग का क्रम साफ सुथरा लग रहा था और सभी प्रक्रियाएं नियमों के अनुसार थीं। फिर भी दुर्गा ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उनकी अंतरात्मा चिल्ला रही थी, कुछ गलत है। सब कुछ बहुत साफ सुथरा था, जैसे कि यह एक पहले से तैयार सिनेरियो हो। खोपड़ी बटालियन, लेफ्टिनेंट कर्नल हरिश्चंद्र राणे। दुर्गा ने बटालियन कमांडर का नाम बुदबुदाया। भारतीय सैन्य अकादमी के स्नातक, सक्षम लेकिन अहंकारी, और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे जो अभी भी अतीत की सामंती संस्कृति में जकड़े हुए थे। जैसे ही दुर्गा ने कमांड के निरीक्षणालय को एक अतिरिक्त जांच का आदेश देने का विचार किया, एक दूसरा संदेश एक पूरी तरह से अलग चैनल के माध्यम से आया। एक निजी ईमेल, जिसे उन्होंने लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किया था, उस समय का जब वह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्र में कार्यरत थीं। प्रेषक गुमनाम था, एक आंतरिक मुखबिर। जनरल मैम, खोपड़ी बटालियन, जहां आपका बेटा सेवा कर रहा है, एक नर्क है। लेफ्टिनेंट कर्नल राणे और उसके गुर्गे सैनिकों का खून चूस रहे हैं। वे अपने निजी लाभ के लिए प्रशिक्षण रसद का गबन करते हैं, जबकि सैनिकों के साथ क्रूर दुर्व्यवहार रोजमर्रा की बात है। इस बार जो सैनिक मरा, वह कोई दुर्घटना नहीं थी। उसे बेरहमी से पीटने और प्रताड़ित करने के बाद फेंक दिया गया था। कृपया मैम, इस नर्क को रोकें। अगला आपका बेटा हो सकता है। दुर्गा का दिल जम सा गया। एक सदमे की लहर उनके पूरे शरीर में दौड़ गई, जैसे कि उनका खून बहना बंद हो गया हो। मेरा बेटा, मेरा इकलौता बेटा। सिपाही भानु प्रताप सिंह। कांपते हाथों से उन्होंने खोपड़ी बटालियन की कार्मिक फाइल खोली। सिपाही भानु प्रताप सिंह, हाँ, यह उनका बेटा था। भानु ने जानबूझकर अपनी तैनाती का स्थान नहीं बताया था, इस डर से कि इससे उसकी मां के करियर पर बोझ पड़ेगा। उसने बस इतना कहा था कि उसे लद्दाख में तैनात किया गया है। दुर्गा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। 2 रिपोर्टें उनके दिमाग में टकरा रही थीं। विशुद्ध दुर्घटना की आधिकारिक रिपोर्ट और पिटाई और यातना की गुमनाम चीख। उन्होंने तुरंत कमान के इंटेलिजेंस सहायक को बुलाया। तुरंत 5वीं बटालियन,
खोपड़ी बटालियन के पिछले 1 महीने के सभी सेवा और प्रशासनिक रिकॉर्ड अनौपचारिक रूप से प्राप्त करें और निरीक्षणालय के प्रमुख और सैन्य पुलिस के कमांडर को अभी मेरे कमरे में बुलाओ। उनकी आवाज गुस्से से कांप रही थी, लेकिन कमांड सेंटर में किसी ने भी उस सूक्ष्म परिवर्तन पर ध्यान नहीं दिया। लौह दुर्गा अभी भी युद्ध का नेतृत्व करने वाली कमांडर की तरह लग रही थी, लेकिन अपने दिल में वह पहले ही लद्दाख के ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों की ओर उड़ चुकी थीं, जहां उनका बेटा था। उन्होंने फैसला कर लिया था, उन्हें इस अंधेरे को अपनी आंखों से देखना होगा। अध्याय 2, नर्क का द्वार। अगली सुबह एक काले रंग की नागरिक कार लेह में 5वीं बटालियन खोपड़ी बटालियन के गेट के सामने रुकी। संतरी ने ऊबे हुए भाव से कार को रोका। कहां से? यात्री सीट से एक लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का अधिकारी साफ सुथरी वर्दी में उतरा। वह उत्तरी कमान के निरीक्षणालय से था। हम कमान निरीक्षणालय से हैं, दूसरी छमाही के लिए रसद और आपूर्ति की नियमित जांच के लिए आए हैं। यह हमारा आदेश पत्र है। संतरी ने भ्रमित होकर पत्र लिया। सीधे कमान से दौरा, और वह भी एक नियमित निरीक्षण के लिए इतनी सुबह। यह एक औचक दौरा था, लेकिन आदेश पत्र असली था। प्रक्रिया के अनुसार हम वाहन की जांच करेंगे। ठीक है। संतरी ने कार का पिछला दरवाजा खोला। अंदर एक कैप्टन लड़ाकू वर्दी में और एक मध्यम आयु वर्ग की महिला बैठी थी, जो एक सिविल सेवक की तरह लग रही थी। महिला ने एक साधारण जैकेट, मोटे चश्मे पहने थे और उसके बाल बड़े करीने से बंधे थे। वह GOC-in-C दुर्गा सिंह थीं। उन्होंने अपने सभी रैंक के चिन्ह और प्रतीक चिन्ह उतार दिए थे और निरीक्षणालय में एक वरिष्ठ क्लर्क श्रीमती लता के रूप में भेष बदल लिया था। यह मेरा पहचान पत्र है, दुर्गा ने सपाट आवाज में अपना आधार कार्ड देते हुए कहा। संतरी ने पहचान पत्र और उनके चेहरे पर बस एक सरसरी निगाह डाली और फिर हाथ हिलाया। अंदर जाइए। जैसे ही कार धीरे धीरे बटालियन परिसर में दाखिल हुई, दुर्गा ने खिड़की के बाहर के दृश्य को पैनी नजर से देखा। बाहर से खोपड़ी बटालियन किसी भी अन्य सैन्य इकाई की तरह दिखती थी। साफ सुथरे मैदान, गूंजते हुए नारे, लेकिन उनकी प्रशिक्षित आंखों ने सैनिकों के चेहरों पर अंकित एक अस्पष्ट भय और थकावट को पकड़ लिया। इस बीच बैरक के एक कोने में सिपाही भानु प्रताप सिंह अपने बूट पॉलिश कर रहा था। उसके गाल पर एक हल्का नीला निशान था। पिछली रात हवलदार बलवंत राय ने उसे बैरक के पीछे घसीटा और बेरहमी से पीटा, सिर्फ इसलिए कि उसकी आंखों में अनादर देखा गया था। भानु, पुश अप्स कर। अब जवाब क्यों नहीं देता? हाँ, लाड प्यार का सिपाही। भानु ने अपने दांत भींच लिए और अपना सिर फर्श से सटा लिया। वह बस यही उम्मीद कर रहा था कि समय जल्दी बीत जाए। अचानक उसने एक अजनबी कार को स्टाफ कार्यालय के सामने रुकते देखा। एक लेफ्टिनेंट कर्नल और कुछ अधिकारी उतरे और उनके बीच एक मध्यम आयु वर्ग की महिला थी। वह कौन थी? उसने अपना सिर थोड़ा उठाने की कोशिश की, लेकिन दूर से वह महिला एक साधारण सिविल सेवक की तरह लग रही थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह महिला उसकी मां थी। इस कमान का नेतृत्व करने वाली GOC-in-C। लानत है। निरीक्षण। हवलदार बलवंत ने खिड़की से बाहर झांकते हुए गाली दी। उसने भानु के सिर पर अपने जूते की नोक से लात मारी। कोई होशियारी नहीं, समझा? कल मरने वाले सैनिक का हश्र याद रखना। तुम भी पहाड़ में गलत कदम रख सकते हो। भानु की पीठ पर ठंडा पसीना बह गया। जो सैनिक मरा था वह कोई दुर्घटना नहीं थी। बटालियन का हर सदस्य जानता था, भले ही चुपचाप, कि मौत हवलदार बलवंत और अधिकारियों द्वारा की गई क्रूर यातना के कारण हुई थी। उसी समय बटालियन कमांडर के कार्यालय में लेफ्टिनेंट कर्नल हरिश्चंद्र राणे ने निरीक्षण दल का घमंड के साथ स्वागत किया। उसने अपने हाथ बांध रखे थे। वाह वाह, उत्तरी कमान से मेहमान आए हैं, इतनी दूर इस कोने में। अगर आपने पहले खबर दी होती तो मैंने मैदान में एक स्वागत परेड तैयार करवा दी होती। राणे के शब्द व्यंग्य से भरे थे। यद्यपि यह कमान से एक निरीक्षण था, वह स्पष्ट रूप से परेशान महसूस कर रहा था कि एक लेफ्टिनेंट कर्नल उसकी निगरानी करने आया था। यह सिर्फ एक नियमित निरीक्षण है कमांडर, इसे बढ़ा चढ़ाकर बताने की जरूरत नहीं है। कृपया आवश्यक दस्तावेज तैयार करें, निरीक्षणालय के लेफ्टिनेंट कर्नल ने शांति से जवाब दिया। राणे ने नाक सिकोड़ी और अपने स्टाफ को बुलाया। हवलदार, मेहमान हैं, गोदाम की इन्वेंट्री बुक और कुछ प्रशासनिक दस्तावेज लाओ।
साफ सुथरे वाले चुनना। हाँ, साफ सुथरे शब्द पर जोर ने दुर्गा की आंखों में एक ठंडी चमक ला दी। श्रीमती लता, एक सिविल सेवक के रूप में अपनी भूमिका के अनुसार उन्होंने दस्तावेजों की जांच करने का नाटक किया, जबकि कमांडर के कमरे के इंटीरियर को ध्यान से देखा। गोल्फ स्टिक्स का एक महंगा सेट, मेज पर एक लग्जरी घड़ी, ऐसी चीजें जो सैनिकों के कल्याण की स्थिति से बिल्कुल मेल नहीं खाती थीं। दुर्गा ने शांति से अपना मुंह खोला। उनकी आवाज धीमी लेकिन अधिकारपूर्ण थी। कमांडर साहब, मेरा एक सवाल है। लेफ्टिनेंट कर्नल हरिश्चंद्र राणे की नजर पहली बार उस महिला सिविल सेवक पर पड़ी क्या? इस रिकॉर्ड बुक के अनुसार सर्दियों के कपड़ों और लड़ाकू राशन का स्टॉक भरा होना चाहिए, लेकिन गोदाम में भौतिक स्टॉक के साथ काफी बड़ा अंतर लगता है। क्या आप बता सकते हैं कि यह सारा सामान कहां गया? राणे का भाव तुरंत कठोर हो गया। कमरे की हवा जम सी गई। लेफ्टिनेंट कर्नल हरिश्चंद्र राणे ने दुर्गा को घूर कर देखा, जैसे उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या सुना। एक मामूली सिविल सेवक, एक महिला, उसे सीधे चुनौती देने की हिम्मत कर रही थी। राणे व्यंग्यात्मक रूप से हंसा। वह अपनी कुर्सी से उठा और धीरे धीरे दुर्गा के पास आया। तुमने अभी क्या कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खोपड़ी बटालियन के कमांडर पर बेमेल रिकॉर्ड का आरोप लगाने की? मुसीबत मोल लेना चाहती हो? हाँ? निरीक्षणालय के लेफ्टिनेंट कर्नल ने बीच बचाव करने की कोशिश की। कमांडर राणे, शांत हो जाइए। श्रीमती लता केवल एक तकनीकी कर्मचारी के रूप में अपना कर्तव्य निभा रही हैं। चुप रहो, राणे चिल्लाया। उसकी नजर दुर्गा पर टिकी थी। तुम लोग खुद को क्या समझते हो? कमान का निरीक्षणालय? क्या कमान से होने का मतलब है कि तुम्हारे पद आसमान छू रहे हैं? तुम जैसे दफ्तर के लोग अग्रिम पंक्ति में लड़ने के बारे में क्या जानते हो? उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। उसके प्रभुत्व वाले क्षेत्र में घुसपैठ की गई थी और उसके सबसे संवेदनशील बिंदु रसद के गबन पर सीधा प्रहार किया गया था। वह इतना करीब आ गया कि उसका चेहरा दुर्गा के चेहरे से कुछ ही इंच दूर था, जैसे कि वह उसका कॉलर पकड़ने वाला हो। पता नहीं तुम कहां से आई, कोई मामूली महिला सैनिक हो या सिर्फ कोई आम औरत जो भटक गई है? राणे ने दुर्गा को ऊपर से नीचे तक अपमानजनक दृष्टि से देखते हुए कहा। तुम क्या सोचती हो, यह मुख्यालय का कोई स्टाफ ऑफिस है जहां तुम कॉफी पीते हुए गपशप कर सकती हो? अगर सेना की रोटी खाई है तो तमीज सीखो। कमांडर, आपकी बातें हद से ज्यादा हो रही हैं। दुर्गा ने अपने चश्मे को ठीक करते हुए ठंडक से बीच में टोका। उसकी नजर बिल्कुल भी नहीं डगमगाई। उस शांति ने राणे के गुस्से को और भड़का दिया। हद से ज्यादा? हाँ, यह लानत औरत मुझे व्याख्यान देने की हिम्मत कर रही है। अचानक राणे का हाथ उठा। वह दुर्गा के गाल पर थप्पड़ मारने वाला था, लेकिन दुर्गा थोड़ा पीछे हट गई। और भी क्रोधित होकर राणे ने दुर्गा के बालों को बेरहमी से पकड़ लिया। आह! दुर्गा ने एक संक्षिप्त कराह निकाली। उसका चश्मा फर्श पर गिरकर टूट गया। जनरल मैम, निरीक्षणालय का लेफ्टिनेंट कर्नल चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज राणे की दहाड़ में डूब गई। हरामखोर औरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर रसद चोरी करने का आरोप लगाने की? तू मुझे चोर समझती है? तू मुझे चोर समझती है? जानती है मैं कौन हूं इस खोपड़ी बटालियन में? मैं राजा हूं, मैं कानून हूं। तुझ जैसी एक औरत को पहाड़ में दफना दूं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। राणे दुर्गा के सिर को हिलाता रहा और चिल्लाता रहा। उसी क्षण कार्यालय का दरवाजा जोर से खुला और सिपाही भानु प्रताप सिंह अंदर घुस आया। उसने खिड़की के बाहर से पूरी घटना देखी थी और अपना आपा खो बैठा था। वह अपनी मां को एक अहंकारी कमांडर द्वारा अपमानित और उसके बाल खींचे जाते हुए चुपचाप नहीं देख सकता था। मां! राणे का हाथ एक पल के लिए रुक गया। उसने बारी बारी से भानु और दुर्गा को देखा। क्या मतलब तुम्हारा, मां? पागल सिपाही! उस भ्रम के बीच दुर्गा ने अपने टूटे चश्मे की परवाह किए बिना बर्फीली आवाज में बोलना शुरू किया। उसकी आवाज इतनी शांत और दृढ़ थी, किसी ऐसे व्यक्ति की तरह नहीं जिसके बाल खींचे जा रहे हों। लेफ्टिनेंट कर्नल हरिश्चंद्र राणे। क्या लानत औरत, क्या तुम सच में नहीं जानते कि तुम किसके बाल खींच रहे हो? दुर्गा ने धीरे धीरे अपना हाथ अपनी जैकेट की जेब में डाला। उसने कुछ निकाला और उसे राणे के चेहरे के सामने फेंक दिया। वह वस्तु 3 सुनहरे सितारों वाला एक लाल कमांड प्रतीक चिन्ह था जो चमक रहा था। राणे की आंखें अविश्वास में फैल गईं। यह क्या है? नकली! लेफ्टिनेंट कर्नल हरिश्चंद्र राणे। दुर्गा ने राणे की कलाई को, जो उसके बालों को पकड़े हुए थी, एक ऐसी ताकत से पकड़ते हुए कहा जो उसे तोड़ सकती थी। मैं लेफ्टिनेंट जनरल दुर्गा सिंह हूं।
जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, उत्तरी कमान। राणे का चेहरा पीला पड़ गया, उसकी पकड़ कमजोर हो गई और दुर्गा के बाल छूट गए। सेना में पहली महिला GOC इन सी, लेफ्टिनेंट जनरल दुर्गा सिंह, वही मामूली महिला सैनिक और लानत औरत, दुर्गा ने कहा। अपनी उपस्थिति को ठीक किए बिना उसने पलटकर राणे की वर्दी का कॉलर पकड़ लिया। और तुमने अभी अभी अपने प्रत्यक्ष वरिष्ठ अधिकारी पर हमला किया है और उसका अपमान किया है, उस बटालियन में जिसे तुम अपना साम्राज्य कहते हो। उसने राणे को जोर से दीवार से टकरा दिया। नंबर 2 आंख और 1 नंबर 2 निरीक्षणालय प्रमुख, सैन्य पुलिस कमांडर, तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो? यस मैम, निरीक्षणालय के लेफ्टिनेंट कर्नल और एक अन्य अधिकारी जो ड्राइवर के रूप में भेष बदले हुए था ने एक साथ चिल्लाया। इसी क्षण से 5वीं बटालियन, खोपड़ी बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरिश्चंद्र राणे को एक वरिष्ठ अधिकारी के अपमान और हमले के साथ साथ रसद के गबन के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। बटालियन की कमान अस्थायी रूप से निरीक्षणालय प्रमुख द्वारा संभाली जाती है। आदेश का पालन करो। सैन्य पुलिस के जवान कार्यालय में घुस आए। राणे फर्श पर गिर पड़ा। उसके पैर कमजोर थे, उसका चेहरा एक लाश की तरह पीला था। जनरल, मैम, कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मैं पागल हो गया था। दुर्गा ने उसकी बिल्कुल परवाह नहीं की। वह अपने बेटे भानु प्रताप सिंह के पास गई जो मूर्ति की तरह खड़ा था। उसने धीरे से अपने बेटे के चोटिल गाल को सहलाया। आप ठीक हैं मां? मेरा मतलब है। मैम, भानु ने कांपती आवाज में पूछा। दुर्गा ने अपने बेटे के कंधे को मजबूती से पकड़ा। भानु, यह तो बस शुरुआत है। आज मैं इस बटालियन की सभी सड़ी हुई जड़ों को जड़ से उखाड़ दूंगी। उसकी आंखें लेह की बर्फीली पहाड़ी हवा से भी ज्यादा ठंडी और स्टील से भी ज्यादा कठोर थीं। खोपड़ी बटालियन के नर्क का द्वार अभी अभी खुला था। अध्याय 3, नर्क का खुलासा। बटालियन कमांडर का वह कमरा अब एक घुटन भरी खामोशी से भर गया था। उस आदमी की चीखें, जो कुछ देर पहले खुद को राजा समझ रहा था, उसे गिरफ्तार करते सैन्य पुलिस के जूतों की धमक और हथकड़ियों के बंद होने की तीखी आवाज अब गायब हो चुकी थी। जो बचा था वह थी धीरे धीरे गिरती धूल की आवाज। हरिश्चंद्र राणे एक जानवर की तरह घुटनों के बल बैठा था। अपनी कलाइयों पर लिपटे ठंडे धातु को खाली नजरों से देख रहा था। उसका दिमाग खाली था। लानत औरत, मामूली सिविल सेवक, जिस हस्ती को उसने अपमानित किया और कुचलने की कोशिश की, वह उत्तरी कमान का नेतृत्व करने वाली लौह दुर्गा निकली। लेफ्टिनेंट जनरल दुर्गा सिंह, एक 3 स्टार जनरल, एक देवी तुल्य वरिष्ठ। उसने अभी अभी अपनी GOC इन सी के बाल खींचे थे और उनका अपमान किया था। यह एक ऐसी आपदा थी जिसे सुधारा नहीं जा सकता था। जनरल मैम, उसने धीमी आवाज में विनती करने की कोशिश की, लेकिन दुर्गा ने उसकी ओर देखा तक नहीं। उसकी नजर एक व्यक्ति पर टिकी थी, उसका बेटा सिपाही भानु प्रताप सिंह, जो सदमे, डर और अनकही भावनाओं से कांप रहा था। दुर्गा ने अपने बेटे के गाल पर स्पष्ट लाल नीले निशान को देखा, वह घाव जिसे उसने भेष में दूर से देखा था। इस बात का सबूत कि उसका बेटा हर दिन इस नर्क बटालियन में इस जैसे समाज के कचरे द्वारा कुचला जा रहा था। उसके दिल में ऐसा महसूस हुआ जैसे हजारों बर्फीली सुइयां चुभ रही हों, लेकिन उसका भाव ग्रेनाइट की चट्टान की तरह कठोर बना रहा। जब क्रोध ठंडा परोसा जाता है तो वह सबसे घातक होता है। सिपाही भानु प्रताप सिंह, दुर्गा ने सैनिकों के बीच आधिकारिक संबोधन का उपयोग करते हुए पुकारा। यस मैम, भानु ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, अभी भी भयभीत। तुम इस पूरी घटना के मुख्य गवाह हो, साथ ही लेफ्टिनेंट कर्नल हरिश्चंद्र राणे द्वारा अधिकार के दुरुपयोग और दुर्व्यवहार के शिकार भी। वह धीरे धीरे अपने बेटे के पास गई और उसके कांपते कंधे को पकड़ा। यह एक मां का दिलासा देने वाला स्पर्श नहीं था, बल्कि एक कमांडर का आदेश देने वाला हाथ था। तुरंत निरीक्षणालय प्रमुख को वह सब कुछ बताओ जो तुमने इस इकाई में अनुभव किया और देखा है, बिना एक भी बात छोड़े। 5 और 1 क्या, कौन, कब, कहां, क्यों और कैसे के सिद्धांत के अनुसार। यह GOC इन सी का आदेश है। यस मैम, आदेश का पालन होगा। दुर्गा ने निरीक्षणालय प्रमुख को बुलाया। सिपाही भानु को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाओ और तुरंत उसकी गवाही दर्ज करना शुरू करो। और उसकी आवाज धीमी हो गई।
इस इकाई में लेफ्टिनेंट कर्नल के सभी गुर्गों की पहचान करो। वे सीनियर्स और अधिकारी जिन्होंने भानु और अन्य सैनिकों के साथ हिंसा की, उन सभी को तुरंत अलग थलग कर दो। उन्हें साजिश रचने के लिए एक पल का भी समय मत दो। यस मैम। अब उसकी नजर सैन्य पुलिस के कमांडर की ओर गई। इसी क्षण से खोपड़ी बटालियन को पूरी तरह से बंद कर दो। सभी संचार नेटवर्क, वायर्ड और वायरलेस को कमान के सिग्नल कोर के नियंत्रण में ले लो। बाहरी दुनिया से सभी संपर्क ब्लॉक कर दो। जब तक मैं अनुमति न दूं, एक भी चींटी इस बटालियन से बाहर नहीं जानी चाहिए या बाहर से कोई संकेत प्राप्त नहीं करना चाहिए, समझे? यस मैम। लेफ्टिनेंट कर्नल राणे के सभी कमरों की तलाशी लो। कार्यालय, आधिकारिक आवास, निजी कार और उससे जुड़े सभी अधिकारियों के कार्यालय, सभी कंप्यूटर, निजी उपकरण और फाइलिंग कैबिनेट को सील कर दो। फिर उन्हें कमान मुख्यालय ले आओ। आदेश बिजली की तरह कौंधे। सैन्य पुलिस और कमान निरीक्षणालय की विशेष टीमें, जो जीओसी इन सी के सीधे आदेश के तहत कुलीन सैनिक थे, तेजी से और व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ने लगे। वे पेशेवर थे जिन्हें ऐसे क्षणों के लिए तैयार किया गया था। कार्यालय के बाहर माहौल पहले से ही हंगामेदार था। कमरे के अंदर से चीख पुकार और चौंकाने वाले शब्द जनरल मैम ने पूरी बटालियन को पंगु बना दिया था। सैनिक भूत की तरह बैरक की खिड़कियों से चिपके हुए बाहर झांक रहे थे। अधिकारी पास आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, बस उस अविश्वसनीय दृश्य को दूर से पीले चेहरों के साथ देख रहे थे। वह सैन्य पुलिस है ना? वह कमान से विशेष एमपी टीम है। वह गहरे नीले रंग की बैरेट। वास्तव में क्या हो रहा है? कहीं वह सिविल सेवक महिला। डर एक महामारी की तरह फैल गया। दुर्गा ने राणे के खाली कार्यालय को देखा। राणे की आलीशान चमड़े की कुर्सी पर बैठने के बजाय वह उसके सामने खड़ी हो गई। उसने साफ सुथरे लेबल के साथ तैयार किए गए झूठे दस्तावेजों का ढेर उठाया। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इन कागजों के ढेर से धोखा देने की कोशिश करने की? उसने दस्तावेजों को फर्श पर फेंक दिया। निरीक्षणालय प्रमुख, कल तुम्हारे द्वारा प्राप्त अनौपचारिक डेटा की तुलना राणे द्वारा सौंपे गए इस आधिकारिक डेटा से करो। सभी भिन्न वस्तुओं की एक सूची बनाओ। अभी उस पर काम चल रहा है मैम। केवल रसद पोस्ट से ही हमें दर्जनों गंभीर विसंगतियां मिली हैं। अच्छा, अब हम यह पता लगाएंगे कि वे विसंगत वस्तुएं कहां हैं। दुर्गा कार्यालय से बाहर निकली। उसका लक्ष्य एक था, साफ सुथरा लॉजिस्टिक्स वेयर हाउस। एक नहीं जिसे राणे दिखाने वाला था, बल्कि मुखबिर के ईमेल में उल्लिखित छिपी हुई जगह, लॉजिस्टिक्स वेयर हाउस 2। लॉजिस्टिक्स वेयर हाउस 2 बटालियन के सबसे दूरस्थ क्षेत्र में एक पुरानी अप्रयुक्त बैरक के पीछे स्थित था। इसका दरवाजा एक बड़े ताले से मजबूती से बंद था और मोटी धूल से ढका था, जैसे कि लंबे समय से कोई अंदर नहीं गया हो। हवलदार मेजर, इस गोदाम की चाबी लाओ अभी, एमपी कमांडर चिल्लाया। लेकिन बटालियन का हवलदार मेजर, जो राणे का सबसे वफादार गुर्गा और सभी रहस्यों का रखवाला था, पहले से ही पीला पड़ चुका था और कांप रहा था। चाबी? मुझे नहीं पता कि वह कहां है। दुर्गा इंतजार नहीं करना चाहती थी। तोड़ दो, दरवाजा तोड़कर अंदर घुसो। एक विशेष एमपी टीम का सदस्य एक विशाल हाइड्रोलिक कट्टर लाया और मजबूत स्टील के ताले को काट दिया। एक भयानक चरमराती आवाज के साथ जंग लगा लोहे का दरवाजा खुल गया। एक तीखी सड़ी हुई गंध बाहर निकली, जिससे सभी को एक पल के लिए अपनी सांस रोकनी पड़ी। अंदर घोर अंधेरा था। जब टॉर्च की रोशनी ने अंधेरे को चीरा तो अंदर रखी वस्तुओं का ढेर सामने आया। यह एक लॉजिस्टिक्स वेयर हाउस नहीं था, यह हरिश्चंद्र राणे का निजी खजाना था। हरामखोर पागल, निरीक्षणालय का लेफ्टिनेंट कर्नल बुदबुदाया। आधा गोदाम आधुनिक लड़ाकू राशन, गर्म सर्दियों के कपड़े, नए बूट, महंगी स्नाइपर स्कोप और नाइट विजन उपकरणों से भरा था। सभी मुख्य रसद जो सैनिकों को वितरित की जानी चाहिए थीं। ये वस्तुएं केवल रिकॉर्ड में थीं, जबकि भौतिक रूप से वे यहां ढेर थीं, बाहर तस्करी किए जाने की प्रतीक्षा में। और दूसरा आधा उन वस्तुओं से भरा था जिनकी एक सैन्य अड्डे में कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। दर्जनों बोतलें आयातित शराब, एक महंगा वाइन कूलर, दर्जनों नए गोल्फ स्टिक सेट, लग्जरी घड़ियों और हैंडबैग से भरे शॉपिंग बैग, यहां तक कि एक बड़ी स्क्रीन वाला टेलीविजन और एक मालिश कुर्सी भी। ये सभी सैनिकों के कल्याण कोष या रसद की बिक्री से प्राप्त धन से खरीदी गई लग्जरी और रिश्वत की वस्तुएं थीं। कितना? इन सब की कीमत कितनी है? देखिए मैम,
उन बक्सों पर रसद आपूर्तिकर्ता कंपनी का लोगो है। यह स्पष्ट रिश्वत का सबूत है। दुर्गा ने उस दृश्य को चुपचाप देखा। उसकी आंखें ठंडे गुस्से और गहरे अपमान से जल रही थीं। उसके सैनिक लेह के पहाड़ों की ठंड में फटे पुराने कपड़ों में टिके हुए थे और क्रूर दुर्व्यवहार से पीड़ित थे, जबकि उनका कमांडर इस विलासिता का आनंद लेने के लिए उनका खून और पसीना निचोड़ रहा था। यह देखिए जनरल मैम, एक निरीक्षण अधिकारी को गोदाम के कोने में छिपी एक छोटी सी तिजोरी मिली। तिजोरी को भी जबरन खोला गया। अंदर नकदी के ढेर के अलावा सबसे निर्णायक सबूत था एक काली नोटबुक। यह एक दोहरी बहीखाता थी जो राणे द्वारा हस्तलिखित प्रतीत होती थी। इसमें बड़े करीने से दर्ज था कि कब और कौन सी वस्तु की तस्करी की गई, इसे किसे बेचा गया और बिक्री से प्राप्त धन किसे चढ़ावे के रूप में जमा किया गया। और अंतिम पृष्ठ पर चढ़ावे प्राप्त करने वालों की सूची में सबसे ऊपर नाम लिखे थे, नियमित जमा, ब्रिगेड कमांडर 114वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड, त्योहार का उपहार, गोकसत 13वीं माउंटेन डिवीजन। दुर्गा की आंखें तेज हो गईं। यह सिर्फ अकेले हरिश्चंद्र राणे का काम नहीं था। जैसे ही उसने किताब बंद की, बाहर से एक घबराई हुई आवाज आई, जनरल मैम, खतरा। हवलदार बलवंत राय, सिपाही भानु प्रताप सिंह का सीनियर, भागने की कोशिश कर रहा है। दुर्गा का सिर तेजी से घूमा। हवलदार बलवंत राय, उसके बेटे की गवाही में सबसे क्रूर अपराधी और मरने वाले प्रशिक्षण सैनिक के साथ आखिरी व्यक्ति। उसे पकड़ो अभी। लौह दुर्गा का क्रोध अंततः लेह की जमी हुई ढलानों को हिलाने लगा था। अध्याय 4, हत्या और साजिश। हवलदार बलवंत राय खोपड़ी बटालियन में एक पागल की तरह दौड़ रहा था। वह सबसे क्रूर शिकारी था। लेफ्टिनेंट कर्नल हरिश्चंद्र राणे के संरक्षण में शासन करने वाला एक छोटा राजा। सिपाहियों और अन्य जूनियर सैनिकों के लिए वह आतंक का ही एक रूप था। लेकिन अब उसका चेहरा मौत के डर से भर गया था। उसने देखा था बटालियन कमांडर राणे, जिसे वह आसमान की तरह पूजता था, को सैन्य पुलिस द्वारा एक कुत्ते की तरह घसीटा जा रहा था। और वह सिविल सेवक महिला एक 3 स्टार जनरल थी, GOC इन C। सब खत्म हो गया। उसे सहज रूप से एहसास हुआ कि उसके सभी कृत्य, विशेष रूप से सिपाही भानु और कुछ दिन पहले प्रशिक्षण सैनिक की नियमित पिटाई और दुर्व्यवहार, मैं उसे मारना नहीं चाहता था। मैं तो बस उसे सबक सिखाना चाहता था, जैसा कि कमांडर राणे ने आदेश दिया था। एक भयानक स्मृति उसके दिमाग में कौंध गई। राणे के आदेश पर उसने और हवलदार मेजर ने उस प्रशिक्षण सैनिक को, जिस पर बटालियन में भ्रष्टाचार के बारे में जानने का संदेह था, वेयरहाउस 2 के पीछे एक पुराने भूमिगत बंकर में ले गए। वहां अनुशासन प्रशिक्षण की आड़ में उन्होंने बेरहमी से पिटाई की। फिर सब कुछ गड़बड़ हो गया। सैनिक ने सांस लेना बंद कर दिया। घबराहट में उन्होंने उसके शव को कठिन भूभाग प्रशिक्षण मार्ग पर स्थानांतरित कर दिया और इसे फिसलने के कारण हुई दुर्घटना के रूप में गढ़ दिया। उन्हें विश्वास था कि राणे सब कुछ ढक लेगा, लेकिन अब राणे गिर चुका था और अगली बारी उसकी थी, जो हत्या में शामिल था। भानु, वह लड़का GOC इन C का बेटा है। पहेली के सभी टुकड़े अब एक साथ जुड़ गए थे। भानु सब कुछ जानता है। जब भानु अपना मुंह खोलेगा तो उस पर न केवल दुर्व्यवहार के लिए बल्कि सैन्य अदालत में हत्या के लिए भी मुकदमा चलाया जाएगा। उसे जीना होगा। उसने बटालियन की नाकेबंदी पूरी होने से पहले एक संक्षिप्त क्षण का फायदा उठाया। उसका लक्ष्य पीछे की सबसे कमजोर तार की बाड़ थी। वह अपनी पूरी ताकत से भागा, लेकिन जो चीज उसे रोक रही थी वह थी काले लड़ाकू वर्दी में विशेष सैन्य पुलिस टीम के सदस्य। रुको या हम गोली मार देंगे। रास्ते से हटो, हटो। हवलदार बलवंत ने तार की बाड़ पर चढ़ने की हताश कोशिश की। अचानक एक बड़ी ताकत ने उसे पकड़ लिया और जमीन पर पटक दिया। आर्ग, हवलदार बलवंत राय, जनरल मैम के आदेश पर तुम खत्म हो। टीम ने उसे बांध दिया। हवलदार बलवंत कीचड़ भरी जमीन में अपना चेहरा धंसाए एक जानवर की तरह दहाड़ा। उसके भागने के प्रयास ने उन सैनिकों के बीच डर के अवशेषों को तोड़ दिया जो अब तक चुप थे। इस बीच एक अस्थायी पूछताछ कक्ष में सिपाही भानु प्रताप सिंह कांपती आवाज में उस नर्क के बारे में बता रहा था जिसे उसने महीनों तक अनुभव किया था। हर रात हवलदार बलवंत राय मुझे बैरक के पीछे बुलाता था, सिर्फ इसलिए कि उसे मेरी आंखों का भाव पसंद नहीं आया या
क्योंकि मेरे जवाब को धीमा माना गया। वह मेरे चेहरे और पेट पर मुक्के मारता था। उसकी गवाही सपाट थी, लेकिन रिकॉर्डिंग करने वाले कैमरे ने स्पष्ट रूप से पकड़ लिया कि कैसे उसकी मुट्ठियां सफेद होने तक भींची हुई थीं। लेफ्टिनेंट कर्नल हरिश्चंद्र राणे यह सब जानते थे, लेकिन उन्होंने इसे होने दिया। वास्तव में उन्होंने सैनिकों का अनुशासन ढीला है के बहाने अधिकारियों को हिंसा करने के लिए प्रोत्साहित किया। हवलदार मेजर अक्सर लड़ाकू राशन और अतिरिक्त भोजन घर ले जाता था, जो सैनिकों के लिए होना चाहिए था, या उसे बाहर के ढाबों में बेच देता था। रुको, निरीक्षणालय प्रमुख ने बीच में कहा। तुमने सुना है कि हवलदार बलवंत ने भागने की कोशिश की, है ना? वह सिर्फ दुर्व्यवहार के मामले के लिए इतना हताश नहीं हो सकता। मुझे वह सब कुछ बताओ जो तुम कुछ दिन पहले मरने वाले सैनिक के बारे में जानते हो। भानु की आंखें जोर से कांपीं। उसने थूक निगला। सिपाही आदित्य शर्मा। सिपाही आदित्य दुर्घटना में नहीं मरा। और विस्तार से बताओ। सिपाही आदित्य ने गलती से कमांडर राणे को बटालियन से बाहर रसद ले जाते हुए देख लिया था। उसने अपने फोन से उसकी तस्वीर लेने की कोशिश की, लेकिन पकड़ा गया। क्या? उस रात हवलदार बलवंत और हवलदार मेजर सिपाही आदित्य को घसीट कर ले गए। उन्होंने कहा कि आदित्य को सिर्फ अनुशासनहीनता के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा था। फिर वह पहाड़ में फिसल गया। लेकिन मैंने सुना। क्या सुना? मैंने हवलदार बलवंत को अपने दोस्तों के साथ हंसते हुए सुना, यह कहते हुए कि वह लड़का बंकर में तुरंत शांत हो गया और कमांडर राणे सब कुछ संभाल लेंगे, इसीलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने इसे स्पष्ट रूप से सुना। बंकर? वह किस बंकर की बात कर रहा था? वेयरहाउस 2 के पीछे एक पुराना अप्रयुक्त बंकर है। वे हमेशा जूनियर सैनिकों को वहां ले जाते हैं। निरीक्षणालय प्रमुख का चेहरा कठोर हो गया। यह अब भ्रष्टाचार का साधारण मामला नहीं था। यह एक संगठित हत्या और अपराध को छिपाने के लिए शव को ठिकाने लगाने का मामला था। यह रिपोर्ट तुरंत लेफ्टिनेंट जनरल दुर्गा सिंह को भेज दी गई। वह वेयरहाउस 2 में मिली काली नोटबुक पकड़े हुए थीं। हत्या, मामले को दबाना, चढ़ावा। उसने किताब में लिखे ब्रिगेडियर 114 और गौक 17वीं डिवीजन के नामों को देखा। यह एक व्यक्ति का विचलन नहीं था। यह एक संगठित अपराध था जो डिवीजन स्तर या शायद उससे भी ऊपर तक सड़ चुका था। उसने तुरंत सैन्य पुलिस कमांडर को आदेश दिया, पूरी विशेष टीम को उस पुराने बंकर में भेजो। अभी उस जगह को सुरक्षित करो और अपराध स्थल की जांच शुरू करो। और उसकी आवाज बर्फीली थी, हवलदार मेजर को गिरफ्तार करो। उस पर और हवलदार बलवंत पर हत्या और शव को ठिकाने लगाने का आरोप लगाया जाएगा। उनके मुंह से निकलने वाले हर नाम को नोट करो। यस मैम, आदेश का पालन होगा। दुर्गा ने अपना लड़ाकू संचार उपकरण उठाया। यद्यपि उसने सभी संचार को अवरुद्ध कर दिया था, वह एक अपवाद थी। एक सुरक्षित लाइन के माध्यम से उसने इस चौंकाने वाले तथ्य की रिपोर्ट सेना मुख्यालय के महानिरीक्षक और कुछ प्रमुख वरिष्ठ अधिकारियों को करना शुरू कर दिया, जिन पर उसे भरोसा था। यह उत्तरी कमान है। वर्तमान में 5वीं बटालियन, खोपड़ी बटालियन, 17वीं माउंटेन डिवीजन में एक सामूहिक हत्या और मामले को संगठित रूप से दबाने के प्रयास की पुष्टि हुई है। यह केवल अनुशासन का उल्लंघन नहीं है। उच्च कमान की संलिप्तता के संकेत बहुत मजबूत हैं। इसी क्षण से मैं उत्तरी कमान की GOC इन C के अधिकार के तहत पूरी 17वीं माउंटेन डिवीजन पर संचालन और निरीक्षण का नियंत्रण लेती हूं। वह खोपड़ी बटालियन को छोड़ने के लिए आगे बढ़ने लगी। अगला लक्ष्य केवल कुछ किलोमीटर दूर था। 114वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड का मुख्यालय, हरिश्चंद्र राणे का प्रत्यक्ष वरिष्ठ और काली नोटबुक में पहला नाम। उस समय 114वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड के मुख्यालय में ब्रिगेड कमांडर कर्नल दलीप वर्मा अपने कार्यालय में बेचैनी से धूम्रपान कर रहे थे। खोपड़ी बटालियन के साथ संचार अचानक कट गया था और एक बुरा पूर्वाभास कि कुछ भयानक हो गया है उन्हें घेरे हुए था। उन्होंने दर्जनों बार राणे को फोन करने की कोशिश की थी, लेकिन केवल एक ठंडी रिंगटोन सुनाई दी। उस हरामखोर ने, कहीं उसने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी। यह एक खुला रहस्य था कि वह नियमित रूप से राणे से चढ़ावा प्राप्त करते थे। वह अपनी आरामदायक स्थिति खोना नहीं चाहते थे। अचानक उनके कमरे का दरवाजा खुला और उनका सहायक पीले चेहरे के साथ अंदर आया। सर, सामने के गेट पर कमान से सैन्य पुलिस के बख्तरबंद वाहन हैं। क्या? कर्नल वर्मा ने खिड़की से बाहर देखा। एक अविश्वसनीय दृश्य उनकी आंखों के सामने था।
गहरे नीले रंग के कई सैन्य पुलिस के बख्तरबंद वाहन ब्रिगेड मुख्यालय के मैदान में गरज रहे थे। उन वाहनों से पूरी तरह से सशस्त्र विशेष एमपी टीम के सदस्य उतरे और सबसे एक पुलिस आप नजर आ रहे। आगे एक महिला चल रही थी जिसकी आभा स्टील से बनी युद्ध देवी की तरह ठंडी थी। यद्यपि उसने केवल एक साधारण जैकेट पहनी थी जिसमें कोई रैंक चिन्ह नहीं था, उसके असाधारण करिश्मे ने पूरे मैदान को जमा दिया। वह लेफ्टिनेंट जनरल दुर्गा सिंह थीं। वह बिना किसी हिचकिचाहट के कर्नल वर्मा की ओर चलीं, जो मुख्यालय की लॉबी के सामने मूर्तिवत खड़े थे। कर्नल दलीप वर्मा। यस मैम, सैल्यूट जनरल मैम। आप इस साधारण जगह पर किस लिए आई हैं? कर्नल वर्मा ने हकलाते हुए सैल्यूट किया, यथासंभव मैत्रीपूर्ण मुस्कुराने की कोशिश करते हुए। दुर्गा ने उनके सैल्यूट का जवाब नहीं दिया। उसने सीधे वर्मा की आंखों में देखा और उस काली नोटबुक को उसके चेहरे के सामने फैला दिया। नियमित जमा। समझाओ कि लेफ्टिनेंट कर्नल हरिश्चंद्र राणे से तुम्हें जो नियमित जमा मिला उसका क्या मतलब है? कर्नल वर्मा के चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई, उसकी जगह पीलापन आ गया। वह आपका क्या मतलब है जनरल मैम? लेफ्टिनेंट कर्नल हरिश्चंद्र राणे को इस समय हत्या, शव को ठिकाने लगाने, रसद के गबन और एक वरिष्ठ अधिकारी के अपमान के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। हाँ, हत्या, और तुम इन सभी अपराधों में उसके साथी हो। दुर्गा ने अपना हाथ उठाया। 114वीं इन्फैंट्री ब्रिगेड के कमांडर कर्नल दलीप वर्मा को अधिकार के दुरुपयोग, रिश्वत लेने और हत्या के मामले को छिपाने में कंप्लिसिटी के आरोप में गिरफ्तार करो। ब्रिगेड की कमान के सहायक संचालन अधिकारी द्वारा संभाली जाती है। इसे ले जाओ। जनरल मैम, मुझे फंसाया गया है, मैं कुछ नहीं जानता। कर्नल वर्मा की चीखें लेह के साफ आसमान में खोखली गूंज उठीं। दुर्गा ने केवल ठंडक से देखा और फिर अपने कमांड वाहन में वापस चढ़ गई। अगला डिवीजन मुख्यालय। लौह दुर्गा का न्याय का सफर अभी आधा ही हुआ था। अध्याय 5। सड़ांध का केंद्र। खोपड़ी बटालियन के वेयरहाउस 2 के पीछे, झाड़ियों के पीछे छिपे पुराने बंकर का प्रवेश द्वार एक भयानक आभा बिखेर रहा था, जैसे कि दशकों से इसका इस्तेमाल न किया गया हो। इसका प्रवेश द्वार लताओं से ढका था और इसका जंग लगा लोहे का दरवाजा मजबूती से बंद था। लेकिन दरवाजे की दरार से रिसती एक हल्की घृणित गंध ने साबित कर दिया कि यह सिर्फ एक खाली इमारत नहीं थी। जबरन खोलो। एमपी कमांडर के आदेश पर विशेष टीम ने हाइड्रोलिक कट्टर से लोहे के दरवाजे के कब्जों को नष्ट कर दिया। भारी स्टील का दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ अंदर गिर गया। तुरंत बंकर के अंदर फंसी एक घनी सड़ी हुई गंध बाहर निकली। ओह! गैस मास्क पहनो। जहरीली गैस की संभावना की जांच करो। गैस मास्क पहने फॉरेंसिक टीम पहले अंदर गई। टॉर्च की रोशनी ने अंधेरे को चीरा। बंकर का इंटीरियर उम्मीद से ज्यादा बड़ा निकला, लेकिन दृश्य को नर्क की प्रतिकृति कहना अधिक उपयुक्त होगा। फर्श अज्ञात सूखे तरल और गंदगी से भरा था। एक कोने में एक पुराना गद्दा पड़ा था जो खून और उल्टी से सना था। दीवारें नाखूनों के खरोंच के निशान और काले पड़ चुके खून के धब्बों से भरी थीं। हे भगवान! यहां तक कि अनुभवी एमपी कमांडर भी इस भयानक दृश्य को देखकर अवाक रह गया। यह अनुशासन प्रशिक्षण की जगह नहीं है, यह एक यातना कक्ष है। मिल गया। बंकर के सबसे गहरे कोने से एक फॉरेंसिक टीम के सदस्य ने चिल्लाया। वहां एक सैनिक की लड़ाकू वर्दी की फटी हुई पैंट और एक बूट पड़ा था और उसके बगल में फर्श पर जमा हुआ खून का एक पोखर। यह जगह है। यहीं पर सिपाही आदित्य शर्मा ने अपनी अंतिम सांस ली। फॉरेंसिक टीम ने तुरंत एक विस्तृत जांच शुरू की। उन्होंने खून के नमूने लिए और बंकर में छोड़े गए सभी उंगलियों के निशान और पैरों के निशान सुरक्षित किए। यह सब हवलदार बलवंत और हवलदार मेजर को हत्या के आरोप में दोषी ठहराने के लिए महत्वपूर्ण सबूत होगा। उसी समय खोपड़ी बटालियन के अस्थायी पूछताछ कक्ष में हत्या के संदेह में गिरफ्तार हवलदार मेजर खाली नजरों से बैठा था, जैसे कि उसने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया हो। उसके सामने कमान के निरीक्षणालय प्रमुख बैठे थे। वह पुराना बंकर मिल गया है। उस एक वाक्य ने हवलदार मेजर के कंधों को जोर से कंपा दिया। और उसके अंदर हमें खून के निशान और सिपाही आदित्य का सामान मिला है। हवलदार बलवंत ने सब कुछ कबूल कर लिया है। उसने कहा कि लेफ्टिनेंट कर्नल राणे के आदेश पर उसने और तुमने सिपाही आदित्य को उस बंकर में घसीटा
और वहां तुम लोगों ने उसे पीट पीट कर मार डाला। ना नहीं, मैंने तो बस आदेश का पालन किया। आदेश का पालन किया? निरीक्षणालय प्रमुख ठंडक से हंसा। एक व्यक्ति की हत्या करना, और तुम कहते हो कि तुम सिर्फ आदेश का पालन कर रहे थे? राणे का खेल खत्म हो गया है। ब्रिगेड कमांडर वर्मा को भी अभी अभी गिरफ्तार किया गया है। अब तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। उसने हवलदार मेजर के सामने एक तस्वीर रखी। यह तुम्हारी पत्नी और बेटी की तस्वीर है ना? यह तस्वीर तब ली गई थी जब तुम लोग रसद की बिक्री से प्राप्त धन से आलीशान जीवन का आनंद ले रहे थे। अगर तुम्हें हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा होती है तो तुम्हारा परिवार हमेशा एक हथियारे के परिवार के ठप्पे के साथ जिएगा। हवलदार मेजर की आंखें निराशा से कांपीं, लेकिन निरीक्षणालय प्रमुख की आवाज धीमी हो गई। एक तरीका है, साबित करो कि तुम इस सब के पीछे का दिमाग नहीं थे, बल्कि सिर्फ एक मोहरा थे जिसे मजबूर किया गया था। बताओ कि राणे और वर्मा ने तुम्हें क्या धमकी दी थी, और उनके ऊपर और कौन था? सब कुछ खोल दो। कम से कम तुम मुख्य हत्या के आरोपी के आरोप से बच सकते हो। यह एक प्रस्ताव है। हवलदार मेजर ने अपने सूखे चेहरे को कांपते हाथों से पोंछा। वह टूट चुका था। ठीक है, कांपते हाथों में गेंदों को बातें कोने बात की ऐसी आद की अति कम। मैं सब कुछ बता दूंगा। एक चौंकाने वाली सच्चाई उसके मुंह से बहने लगी। कमांडर राणे शुरू से ही सिपाही आदित्य को निशाना बना रहे थे। सिपाही आदित्य के पिता एक पत्रकार हैं। कमांडर को शक था कि वह बटालियन में भ्रष्टाचार की जांच कर रहा है, और उन्होंने हमें एक उदाहरण के रूप में उसे सबक सिखाने का आदेश दिया। पत्रकार? हां, तो हम उसे बंकर में ले गए। हवलदार बलवंत ने उसे बहुत जोर से मारा। जब मुझे होश आया तो लड़का सांस नहीं ले रहा था। हवलदार मेजर डर से सिसकने लगा। मैंने कमांडर राणे को सूचना दी। उन्होंने कहा, घबराओ मत, इसे प्रशिक्षण के दौरान एक दुर्घटना के रूप में गढ़ दो। फिर उन्होंने सीधे ब्रिगेड कमांडर को सूचना दी। कर्नल वर्मा ने क्या कहा? कर्नल वर्मा ने कहा, समस्या को बड़ा मत बनाओ। अगर गोक तक बात पहुंच गई तो हम सब मुश्किल में पड़ जाएंगे। सिर्फ एक सैनिक के मरने पर इतना हंगामा मत करो, बस मामले को सफाई से बंद कर दो। फिर उन्होंने झूठी दुर्घटना रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए। गोक? क्या 17वीं डिवीजन के गोक को पता था? मैं उतना नहीं जानता, लेकिन कमांडर राणे हमेशा कहते थे कि उन्हें सीधे गोक ने ही तैनात किया है। चाहे कुछ भी हो जाए, गोक उनकी रक्षा करेंगे। नोटबुक में त्योहार का उपहार सीधे गोक को दिया गया था। मैंने खुद उन पैसों और सामान को पैक किया था। निरीक्षणालय प्रमुख ने अपनी सांस रोक ली। यह समस्या उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। यह केवल एक इकाई का भ्रष्टाचार नहीं था, बल्कि एक विशाल अपराध कार्टेल था जिसमें पूरी डिवीजन की कमान शामिल थी। यह सारी जानकारी वास्तविक समय में लेफ्टिनेंट जनरल दुर्गा सिंह के कमांड वाहन को रिपोर्ट की गई, जो 17वीं माउंटेन डिवीजन के मुख्यालय की ओर बढ़ रहा था। GOC 17वीं डिवीजन, मेजर जनरल प्रमोद नायर। दुर्गा ने उस 2 सितारा जनरल का नाम बुदबुदाया। नायर भारतीय सैन्य अकादमी में उसका बैचमेट था, लेकिन वह एक राजनीतिक प्रकार का अधिकारी था जो लॉबिंग और चापलूसी के बल पर आगे बढ़ा था, क्षमता के बल पर नहीं। जिस प्रकार के इंसान से वह सबसे ज्यादा नफरत करती थी, तो तुम इस सड़े हुए पिरामिड के शीर्ष पर हो। जैसे ही उसका कमांड वाहन 17वीं डिवीजन के मुख्यालय के गेट पर लगभग पहुंचा, उसका डिवाइस जोर से बजा। फोन करने वाला एक अप्रत्याशित व्यक्ति था, थल सेनाध्यक्ष खोअज जनरल विक्रम सिंह। वह एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर जवाब बटन दबाया। सैल्यूट जनरल, GOC इन सी, उत्तरी कमान, लेफ्टिनेंट जनरल दुर्गा सिंह। दुर्गा, तुम क्या कर रही हो? कोस की गुस्सैल आवाज दूसरी तरफ से आई। भले ही तुम GOC इन सी हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना अनुमति के दूसरी डिवीजन की कमान के तहत एक इकाई पर धावा बोलने की, बटालियन कमांडर और ब्रिगेड कमांडर को गिरफ्तार करने की? क्या तुम तख्ता पलट कर रही हो? जनरल, मुझे कुछ रिपोर्ट करना है सर। खोपड़ी बटालियन 17वीं डिवीजन में। क्या रिपोर्ट? अभी गोक 17वीं डिवीजन। मेजर जनरल नायर ने मुझे फोन किया। उसने कहा कि तुम उसकी इकाई में कहर बरपा रही हो और कमांड की श्रृंखला को पूरी तरह से नष्ट कर रही हो। तुरंत अपनी सेना वापस बुलाओ। इस मामले को सेना मुख्यालय द्वारा आधिकारिक रूप से संभाला जाएगा। कोस द्वारा डांटे जाने के बावजूद दुर्गा की आवाज शांत बनी रही। जनरल, खोपड़ी बटालियन 17वीं डिवीजन में पिटाई के कारण एक प्रशिक्षु सैनिक की हत्या हुई है। क्या?
लेफ्टिनेंट कर्नल राणे और कर्नल वर्मा ने इस हत्या को एक दुर्घटना के रूप में छिपाने की कोशिश की और हमने सबूत हासिल कर लिए हैं कि गोक 17वीं डिवीजन मेजर जनरल नायर इस मामले को दबाने की प्रक्रिया में शामिल थे। फोन के दूसरी तरफ खामोशी छा गई। जनरल, इस समय मैं हथियारों और उनके साथियों को पकड़ रही हूं और सेना के शरीर में भ्रष्टाचार की जड़ों को उखाड़ रही हूं। यह तख्ता पलट नहीं है, यह एक सैनिक के रूप में मेरे कर्तव्य का पालन है। दुर्गा, क्या यह सच है? मेजर जनरल नायर हत्या को छिपाने में शामिल था? हाँ जनरल, और अब मैं इस सबूत के साथ उससे मिलने जा रही हूं। दुर्गा ने कोआस के जवाब का इंतजार किए बिना आगे कहा, अगर सेना मुख्यालय इस वैध निरीक्षण और जांच को कमांड की श्रृंखला का उल्लंघन मानता है और इसे रोकने की कोशिश करता है, तो मैं यह सारा सबूत, काली नोटबुक और यातना बंकर की भयानक तस्वीरें, आंतरिक रूप से नहीं बल्कि सीधे मीडिया और पूरे भारत के लोगों को जारी कर दूंगी। तुम मुझे धमकी दे रही हो? यह धमकी नहीं है जनरल, यह मेरे दृढ़ संकल्प का बयान है। दुर्गा का कमांड वाहन 17वीं माउंटेन डिवीजन के मुख्यालय की इमारत के सामने रुका। गेट को उत्तरी कमान की सैन्य पुलिस ने पहले ही सुरक्षित कर लिया था। वह वाहन से उतरी और अपने अंतिम शब्द कहे, मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक इस नर्क को बनाने वाले सभी लोगों को न्याय के कटघरे में नहीं लाया जाता। मैं जनरल के बुद्धिमान निर्णय की प्रतीक्षा कर रही हूं। उसने एक तरफा कॉल काट दी। मुख्यालय की लॉबी के सामने पीले चेहरे के साथ गोक 17वीं डिवीजन मेजर जनरल नायर कांपते हुए खड़ा था, केवल कुछ सहायकों के साथ। लौह दुर्गा 17वीं माउंटेन डिवीजन के दिल में पहुंच चुकी थी, न्याय की तलवार लेकर। अध्याय 6, लौह दुर्गा का न्याय। 17वीं माउंटेन डिवीजन भारतीय सेना के मुख्यालय में एक ठंडी खामोशी मुख्य मैदान पर छाई हुई थी। वह स्थान जो आमतौर पर नारों और प्रशिक्षण की तैयारियों से गूंजता था, अब पूरी तरह से उत्तरी कमान की विशेष सैन्य पुलिस टीम की भयावह आभा के प्रभुत्व में था। लेफ्टिनेंट जनरल दुर्गा सिंह अपने कमांड वाहन से उतरी। उन्होंने अभी भी वही साधारण जैकेट पहनी हुई थी जो उन्होंने भेष बदलते समय पहनी थी, लेकिन राणे के साथ उनकी लड़ाई के कारण उनकी धूल भरी और थोड़ी अस्त व्यस्त उपस्थिति एक फटने के लिए तैयार ज्वालामुखी की ऊर्जा का उत्सर्जन कर रही थी। कोअस के साथ तीखी बातचीत के बाद उनकी नजर और भी ठंडी और कठोर हो गई थी। कमांड की श्रृंखला का उल्लंघन, अधिकार का अतिक्रमण, इन नौकरशाही शब्दों का एक मारे गए सैनिक की पीड़ा और उनके बेटे के चोटिल गाल के सामने कोई मतलब नहीं था। लॉबी के सामने गोक 17वीं डिवीजन मेजर जनरल प्रमोद नायर खड़े थे। वह ईमा में दुर्गा के बैचमेट थे, लेकिन वह कभी भी उन्हें पार नहीं कर पाए थे। दुर्गा हमेशा उपलब्धियों में उत्कृष्ट थीं, जबकि नायर राजनीति में उत्कृष्ट थे। और अब यद्यपि उन्होंने एक साफ सुथरी 2 सितारा जनरल की वर्दी पहनी हुई थी, उनका चेहरा पीला और कांप रहा था। दुर्गा, यह सब क्या है? नायर ने अपना अधिकार जताने की कोशिश करते हुए चिल्लाया। उन्हें लगा कि वह फायदे में है क्योंकि यह उनका क्षेत्र था और उन्होंने सीधे COAS को रिपोर्ट किया था। भले ही तुम GOC in C हो, तुम्हें मेरे आदेश के तहत एक मुख्यालय पर मेरी अनुमति के बिना धावा बोलने का कोई अधिकार नहीं है, यहां तक कि एक ब्रिगेड कमांडर को गिरफ्तार करने का भी। यह स्पष्ट रूप से अधिकार का अतिक्रमण और अवज्ञा है। दुर्गा बिना जवाब दिए उनकी ओर चली, कदम दर कदम। डामर पर उनके जूतों की आवाज जैसे नायर के दिल पर हथौड़े मार रही थी। वह ठीक नायर के सामने रुकी। मेजर जनरल नायर, उनकी आवाज बर्फ के टुकड़ों की तरह थी। तुम्हें अवज्ञा शब्द कहने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारी कमान के तहत खोपड़ी बटालियन में एक प्रशिक्षु सैनिक की पिटाई से मौत हो गई। यह अकेले लेफ्टिनेंट कर्नल राणे का काम था। और चुप रहो। दुर्गा के एक ठंडे शब्द ने नायर की बात काट दी। लेफ्टिनेंट कर्नल राणे ने उस मौत को एक दुर्घटना के रूप में रिपोर्ट किया। ब्रिगेड कमांडर वर्मा ने उस झूठी रिपोर्ट को मंजूरी दी और तुमने उन सभी रिपोर्टों को प्राप्त करने के बाद इसे होने दिया। सबूत कहां है? सबूत? सिर्फ इसलिए कि मेरा नाम राणे की नोटबुक में लिखा है, मुझ पर आरोप मत लगाओ। वह तो बस परिचालन निधि के लिए था। परिचालन निधि के लिए? दुर्गा व्यंग्यात्मक रूप से मुस्कुराई। उन्होंने वह काली नोटबुक निकाली और उसे नायर के चेहरे के सामने फेंक दिया। यह उन अवैध चढ़ावों की सूची है जो तुम हर महीने राणे से प्राप्त करते थे।
क्या तुम जानते हो कि जिस पैसे का इस्तेमाल तुम अपने बच्चे को विदेश में पढ़ाने के लिए करते हो वह उन सैनिकों के खून और पसीने से आता है जिनके कपड़े और भोजन चोरी हो गए थे? ना, नहीं, यह मनगढ़ंत है। मैं कुछ नहीं जानता। नायर ने हताशा में इनकार किया। उसके पास अभी भी एक सहारा था। कोज उसकी तरफ थे। दुर्गा के पास उसे गिरफ्तार करने का कोई कानूनी आधार नहीं था। उसे विश्वास था कि हत्या का मामला राणे और वर्मा के स्तर पर रुक जाएगा। ओह, तो तुम नहीं जानते? हाँ, दुर्गा ने सिर हिलाया। ठीक है, तो इसके बारे में क्या? उन्होंने निरीक्षणालय प्रमुख को एक आंख का इशारा किया। उस अधिकारी ने एक डिवाइस निकाला और प्ले बटन दबाया। कर्नल वर्मा, उस पत्रकार के बेटे के मामले को बड़ा मत बनाओ। राणे ने निश्चित रूप से इसे अच्छी तरह से संभाल लिया होगा। इसे अपने स्तर पर ही निपटा लो। अगर मुझे गॉक के रूप में हस्तक्षेप करना पड़ा तो ऊपर के लोग क्या कहेंगे? मामले को सफाई से बंद कर दो, समझे? यह मेजर जनरल प्रमोद नायर की आवाज थी। यह रिकॉर्डिंग दुर्गा की खुफिया टीम द्वारा 114वीं ब्रिगेड के मुख्यालय के मुख्य संचार नेटवर्क को इंटरसेप्ट करने का परिणाम थी, ठीक इससे पहले कि वे खोपड़ी बटालियन पर धावा बोलते। घटना के तुरंत बाद कर्नल वर्मा और मेजर जनरल नायर के बीच फोन पर हुई बातचीत। नायर का पूरा शरीर जम गया। उसकी आंखें जोर से कांपीं, जैसे भूकंप आ गया हो। उसकी अपनी आवाज इस बात का अकाट्य सबूत कि उसने हत्या के मामले को दबाने का आदेश दिया और उसे प्रोत्साहित किया। कैसे? यह कैसे हो सकता है? दुर्गा ने नायर की वर्दी का कॉलर पकड़ लिया। एक ऐसा दृश्य जो भारतीय सेना के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। एक सिविलियन जैकेट पहने एक 3 स्टार जनरल एक पूरी वर्दी पहने 2 सितारा जनरल का कॉलर पकड़ रहा था। क्योंकि जब तुम अपने गंदे राजनीतिक खेल में व्यस्त थे और एक सैनिक की मौत को नजरअंदाज कर रहे थे, मैं एक सच्चे सैनिक के रूप में अपना कर्तव्य निभा रही थी। उन्होंने नायर को जोर से इमारत के एक स्तंभ से टकरा दिया। तुमने उसे मारा। तुम्हारी गंदी लालच और तुम्हारी कायरतापूर्ण रवैये ने एक युवा सैनिक को उस ठंडे बंकर में मरने पर मजबूर कर दिया। कृपया दुर्गा, कृपया, हम बैचमेट हैं। मैं अपने ऊपर के सभी लोगों का नाम बता दूंगा। बहुत देर हो चुकी है। दुर्गा ने अपना हाथ उठाया। सैन्य पुलिस कमांडर, किसका इंतजार कर रहे हो? विशेष एमपी टीम के सदस्य दौड़े और चीखते चिल्लाते मेजर जनरल नायर को पकड़ लिया। इसी क्षण से गोक 17वीं माउंटेन डिवीजन मेजर जनरल प्रमोद नायर को अधिकार के दुरुपयोग, रिश्वत लेने, हत्या के लिए उकसाने और कॉम्प्लिसिटी के साथ साथ कर्तव्य में लापरवाही के आरोप में गिरफ्तार करो। नहीं नहीं कोस जनरल, दुर्गा पागल हो गई है। वह तख्ता पलट कर रही है। मेजर जनरल नायर को घसीट कर ले जाया गया। उन्हें यह भी पता नहीं चला कि उनकी 2 सितारों से सजी टोपी जमीन पर गिर गई है। मुख्यालय के अंदर से देख रहे सभी स्टाफ अधिकारी केवल मूर्तियों की तरह जम सकते थे, जैसे कि उन्होंने मेडुसा का सामना किया हो। एक जीओसी को सीधे एक जीओसी इन सी द्वारा गिरफ्तार किया जा रहा था। इस दृश्य ने उनके पूरे सैन्य करियर को हिला दिया। दुर्गा ने नायर की गिरी हुई टोपी पर अपने जूते से कदम रखा। वह बिना किसी हिचकिचाहट के नायर के कार्यालय में चली गईं। वह कमरा राणे के कार्यालय से कहीं ज्यादा आलीशान था। दीवारें महंगी शराब और कीमती पेंटिंग्स से भरी थीं। यह सब सैनिकों का खून है। उन्होंने कोअस से सीधे जुड़े विशेष हॉटलाइन फोन को उठाया। जैसे ही सिग्नल बजा, फोन तुरंत उठाया गया। जनरल, मैं दुर्गा सिंह हूं। दुर्गा, क्या तुम मेरे आदेश की अवहेलना करने का इरादा रखती हो? कोअस की आवाज अब गुस्से वाली नहीं थी, बल्कि ठंडी और धमकी भरी थी। नहीं जनरल, मैं आदेश का पालन करने से पहले एक रिपोर्ट पूरी कर रही हूं। दुर्गा ने तुरंत नायर की आवाज की रिकॉर्डिंग फाइल कोअस के सुरक्षित डिवाइस पर भेज दी। मैंने अभी अभी मेजर जनरल नायर को उसकी आवाज का सबूत मिलने के बाद गिरफ्तार किया है, जिसमें वह हत्या के मामले को दबाने का आदेश दे रहा था। अब अगली रिपोर्ट की बारी है। अगली? तुम्हारा क्या मतलब है? मेजर जनरल नायर ने पहले ही इस सारे भ्रष्टाचार और हत्या के पीछे कौन है उसके बारे में बात करना शुरू कर दिया है। दुर्गा ने खिड़की से बाहर देखा। घसीटे जा रहे नायर ने उनसे आंखें मिलाईं और तुरंत डर से सिर झुका लिया। जनरल, ऐसा लगता है कि यह मामला 17वीं डिवीजन पर नहीं रुकेगा। मैं इस घातक ट्यूमर की जड़ तक आगे बढ़ती रहूंगी, भले ही वह जड़ सेना मुख्यालय में उसके अपने दिल में ही क्यों ना लगी हो। उन्होंने कोअस के जवाब का इंतजार किए बिना फोन काट दिया।
लौह दुर्गा ने एक ऐसी नदी पार कर ली थी जिससे वह वापस नहीं आ सकती थी। उनकी तलवार की नोक अब मुख्यालय की ओर थी, एक पवित्र किले की ओर जिसमें उनके अपने स्तर के जनरल रहते थे। अध्याय 7 अंतिम टकराव। सेना मुख्यालय, नई दिल्ली। भोर का अंधेरा अभी भी इमारत को घेरे हुए था, लेकिन थल सेना अध्यक्ष क्वास के कार्यालय में खामोशी भारी थी। जनरल विक्रम सिंह क्वास ने कठोर चेहरे के साथ सिगरेट का धुआं छोड़ा। उनके सामने इस सारी अराजकता का सूत्रधार बैठा था, कार्मिक सेवा के एडजुटेंट जनरल लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रतो घोष। नायर पकड़ा गया, घोष ने बर्फीली आवाज में कहा। उस पागल औरत दुर्गा सिंह ने पूरी 17वीं डिवीजन को तहस नहस कर दिया है, गोक को गिरफ्तार कर लिया है और आपातकाल लागू कर दिया है। यह स्पष्ट रूप से एक विद्रोह है। जनरल कोज ने अपनी सिगरेट एशट्रे में बुझाई। विद्रोह? उसने मुझे नायर की आवाज की रिकॉर्डिंग भेजी है, जिसमें वह अपने माताहतों को हत्या के मामले को दबाने के लिए कह रहा है। अगर हम उस पर विद्रोह का आरोप लगाते हैं तो वह उस रिकॉर्डिंग को मीडिया में फैला देगी, सेना की छवि खत्म हो जाएगी। तो जनरल चुप रहेंगे? घोष की आंखें एक सांप की तरह चमकीं। दुर्गा निश्चित रूप से अब नायर पर दबाव डाल रही होगी। यह केवल समय की बात है जब मेरा नाम लिया जाएगा, या शायद पहले ही लिया जा चुका है। तो तुम्हारी योजना क्या है? वह औरत जिस चीज की तलाश में है, वह वस्तु है जो आदित्य शर्मा नाम के लड़के के पास थी। घोष ने खड़े होते हुए कहा। वह स्टोरेज डिवाइस, उसमें उन परियोजनाओं के सभी सबूत हैं जिन्हें हमने सालों से बनाया है, तस्करी की रिकॉर्डिंग से लेकर मूल बही खाता, यहां तक कि हम किससे मिले, सब कुछ उसने वह चीज हासिल कर ली है। कोस का चेहरा पीला पड़ गया। अभी नहीं, मुझे यकीन है, लेकिन जल्द ही, निश्चित रूप से। इसीलिए हमें पहले कदम उठाना होगा। घोष ने सब कुछ योजना बना ली थी। जनरल, कृपया मुख्यालय से एक संयुक्त जांच दल भेजने को तुरंत मंजूरी दें। संयुक्त जांच दल? हाँ, 17वीं डिवीजन में हुई घटना की जांच करने के बहाने और साथ ही GOC-in-C उत्तरी कमान द्वारा अधिकार के अतिक्रमण की भी। मैं खुद उस टीम का नेतृत्व करूंगा। तुम सीधे वहां जाओगे? यह बहुत जोखिम भरा है। सबसे खतरनाक जगह सबसे सुरक्षित जगह होती है। जनरल, घोष भयानक रूप से मुस्कुराया। मैं दुर्गा की जांच करने के लिए वहां नहीं जा रहा हूं। मैं कानूनी रूप से उसके पास मौजूद सभी सबूतों को जब्त करने के लिए वहां जा रहा हूं। वह कोस के पास गया और कृपया दुर्गा सिंह के लिए एक अस्थायी निलंबन और मुख्यालय लौटने का आदेश जारी करें, ताकि वह संयुक्त टीम की जांच में बाधा न डाल सके। अगर वह उस आदेश को अस्वीकार करती है तो उस समय वह वास्तव में एक विद्रोही बन जाएगी और कहानी का नियंत्रण हमारे हाथ में होगा। कोज ने अपनी आंखें बंद कर लीं। दुर्गा या घोष, न्याय या संगठन की सुरक्षा? उनकी अपनी सुरक्षा। चुनाव स्पष्ट था। ठीक है, तुरंत एक संयुक्त जांच दल बनाओ। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रतो घोष को अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। उसी समय 17वीं डिवीजन के मुख्यालय में दुर्गा का खुफिया सहायक घंटों से डिक्रिप्शन प्रक्रिया से जूझ रहा था। लानत है, एन्क्रिप्शन कोई साधारण सैन्य कोड नहीं है, यह बहुस्तरित है। यह उच्चतम नागरिक सुरक्षा स्तर है। ऐसा लगता है कि उसके पत्रकार पिता ने इसे स्थापित किया है। और कितना समय लगेगा? कम से कम 6 घंटे और लगेंगे मैम। 6 घंटे? तब तक सूरज उग चुका होगा। अचानक ड्रर्र गोक के कार्यालय में आपातकालीन हॉटलाइन फोन जोर से बजा। कोस के कार्यालय से जुड़ी एकल लाइन। दुर्गा ने रिसीवर उठाया। सैल्यूट, लेफ्टिनेंट जनरल दुर्गा सिंह। थल सेनाध्यक्ष का आदेश। कोस की आवाज अब गुस्से वाली नहीं थी, बल्कि भावनाहीन और ठंडी थी। तुम्हारी रिपोर्ट अच्छी तरह से प्राप्त हुई है। हम तुम्हारे प्रयासों की सराहना करते हैं, लेकिन तुमने सीमा पार कर दी है। एक सेवारत गौक को गिरफ्तार करना और उसकी पूरी इकाई को पंगु बनाना अधिकार का एक ऐसा अतिक्रमण है जिसे किसी भी कारण से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। जनरल, यह एक आदेश है, COAS ने बीच में टोका। इसी क्षण से GOC-in-C उत्तरी कमान लेफ्टिनेंट जनरल दुर्गा सिंह को 17वीं डिवीजन में निरीक्षण मिशन से तुरंत मुक्त किया जाता है। इसके अलावा पद से अस्थायी निलंबन का आदेश दिया जाता है। तुरंत उत्तरी कमान मुख्यालय लौटें और मुख्यालय से अगले आदेशों की प्रतीक्षा करें।
दुर्गा का हाथ जो रिसीवर पकड़े हुए था सफेद होने तक कस गया। अस्थायी निलंबन जनरल, इस मामले का मास्टरमाइंड अब तुम्हारी चिंता नहीं है। मुख्यालय से एक संयुक्त जांच दल अभी अभी बनाया गया है और वह वहां के रास्ते में है। सभी सबूत और हिरासत में लिए गए कर्मियों को संयुक्त टीम को सौंप दो। संयुक्त जांच दल अध्यक्ष कौन है? दुर्गा ने भारी आवाज में पूछा। एडजुटेंट जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रतो घोष। उसका दिल जैसे धड़कना बंद हो गया। यह बिल्ली को मछली सौंपने जैसा नहीं था। यह सभी सबूतों को मुख्य अपराधी हत्यारे को सौंपने का आदेश था। जनरल, दुर्गा की आवाज गुस्से से कांपने लगी। मैं उस आदेश का पालन नहीं कर सकती। क्या दुर्गा, तुम मेरे आदेश की अवहेलना कर रही हो? यह देशद्रोह है। देशद्रोह तो आप कर रहे हैं जनरल। आपकी आंखों के सामने एक कैंसर है जो सेना को खा रहा है, लेकिन उसे काटने के बजाय आप उसकी रक्षा कर रहे हैं। उसी समय कमांड रूम का दरवाजा जोर से खुला और संचार अधिकारी अंदर भागा। उसका चेहरा पीला था। जनरल मैम, खतरा। संयुक्त जांच दल की अग्रिम टीम ने सामने के गेट को तोड़ दिया है। उन्होंने हमारे आदेशों को नजरअंदाज कर दिया और जबरन अंदर घुस गए। दुर्गा ने रिसीवर को देखा। कोअस का फोन केवल समय बर्बाद करने के लिए एक चारा था। दिल्ली से इतनी सुबह तक पहुंचना। घोष निश्चित रूप से तैयार था और आदेश निकलते ही तुरंत निकल गया था। सैन्य पुलिस कमांडर, दुर्गा चिल्लाई, डिवीजन मुख्यालय की इमारत को सील कर दो। संयुक्त टीम के एक भी व्यक्ति को अंदर मत आने दो। जनरल मैम, एमपी कमांडर हैरान था। वे एक आधिकारिक वारंट के साथ आए हैं। उन्हें रोकना युद्ध के नियमों का उल्लंघन और एक स्पष्ट विद्रोह का कार्य होगा। दुर्गा की आंखें जल उठीं। उन्होंने खुफिया सहायक की ओर देखा जो अभी भी डिक्रिप्शन में व्यस्त था। और कितना समय? 2 घंटे नहीं, 1 घंटा। लानत है। उस समय बाहर का माहौल अशांत होने लगा। इंजनों की गर्जना सुनाई दी और सेना मुख्यालय के प्रतीक चिन्ह वाले काले कमांड वाहन मुख्य मैदान में भर गए। जो लोग वाहनों से उतरे वे उत्तरी कमान की सैन्य पुलिस नहीं थे, बल्कि सैन्य पुलिस कोर के केंद्र से पूरी तरह से सशस्त्र सैन्य पुलिस थे। और सबसे आगे एक व्यक्ति उतरा जिसके कंधे पर दुर्गा के समान ही रैंक चिन्ह थे, 3 सुनहरे सितारे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रतो घोष। उसने गौक के कार्यालय की खिड़की की ओर देखा जहां दुर्गा एक भयानक और अहंकारी मुस्कान के साथ थीं। तो यह उसका पलटवार है। दुर्गा बुदबुदाई। वह अब पूरी तरह से अलग थलग थीं। एक कमांडर जिसने अपने अधिकार का अतिक्रमण किया था से वह अब एक आधिकारिक जांच का विरोध करने वाली विद्रोही बनने की कगार पर थीं। घोष ने एक मेगाफोन उठाया और चिल्लाया, जीओसी इन सी उत्तरी कमान, लेफ्टिनेंट जनरल दुर्गा सिंह को मैं अंतिम आदेश देता हूं। तुरंत मुख्यालय की इमारत की नाकेबंदी खोलो और कोअस के आदेश के अनुसार सभी सबूत संयुक्त जांच दल को सौंप दो। यदि 5 मिनट के भीतर इस आदेश का पालन नहीं किया जाता है, कोअस करते हैं, तो जांच दल लेफ्टिनेंट जनरल दुर्गा को एक विद्रोही मानेगा और जबरन हमले की कार्रवाई शुरू करेगा। 5 मिनट, जबकि डिक्रिप्शन में कम से कम 1 घंटा लगेगा। दुर्गा ने अपनी पिस्तौल की म्यान पकड़ी। उसके पीछे उसका बेटा भानु यह सब भयभीत आंखों से देख रहा था। मां, दुर्गा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसकी नजर उस काले सितारे पर टिकी थी जो उसे गिरफ्तार करने आया था। घोष, भले ही मुझे एक शैतान बनना पड़े, मैं तुम जैसे दानव को जीने नहीं दूंगी। उसने अपना फैसला कर लिया था। अध्याय 8, सच्चाई की तलवार। भोर की हवा में एक ब्लेड की तरह तीक्ष्णता थी। 17वीं डिवीजन के मुख्यालय के मुख्य मैदान में 2 सैन्य बल एक दूसरे का सामना कर रहे थे। एक तरफ लेफ्टिनेंट जनरल दुर्गा की रक्षा करने वाली उत्तरी कमान की विशेष सैन्य पुलिस टीम, दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट जनरल घोष के नेतृत्व में संयुक्त जांच दल जो मुख्यालय से आधिकारिक आदेशों के साथ आया था। बंदूकों की नालें एक दूसरे पर निशाना साधने की हिम्मत नहीं कर रही थीं, लेकिन उनके बीच का तनाव एक सक्रिय गोला बारूद की तरह महसूस हो रहा था जो फटने के लिए तैयार था। 5। लेफ्टिनेंट जनरल घोष ने मेगाफोन के माध्यम से अपने अल्टीमेटम की उलटी गिनती शुरू की। उसकी आवाज पूरे मैदान में अहंकार से गूंज रही थी। उसे यकीन था कि वह यह खेल जीत जाएगा। 4। कार्यालय के अंदर उत्तरी कमान के एमपी कमांडर ने पीले चेहरे से दुर्गा को देखा। जनरल मैम, कृपया हमें आदेश दें।
हम मुख्यालय से जांच दल पर हथियार नहीं तान सकते, यह विद्रोह होगा। मैं जानती हूं। दुर्गा की आवाज असाधारण रूप से शांत थी। उसकी नजर खुफिया सहायक के मॉनिटर पर टिकी थी, जो एन्क्रिप्शन को खोलने के लिए संघर्ष कर रहा था। यादृच्छिक वर्णों की एक श्रृंखला स्क्रीन पर एक झरने की तरह बह रही थी। 3 घोष के होठों के कोनों पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान खिंच गई। उसने अपना हाथ उठाया, अपनी सेना को हमले का संकेत देने के लिए तैयार। उसे यकीन था कि लौह दुर्गा भी अंततः सेना मुख्यालय नामक विशाल किले के सामने घुटने टेक देगी। 2 मैम, खुफिया सहायक ने हताशा में चिल्लाया। लानत है, अंतिम रक्षा दीवार को तोड़ा नहीं जा सकता। दुर्गा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। क्या सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा? उसने अपनी पिस्तौल की पकड़ को कस लिया। आत्मसमर्पण एक विकल्प नहीं था। उस मारे गए सैनिक के अंतिम सबूत को इस शैतान के हाथों में सौंपने के बजाय वह इस जगह पर घोष के साथ मरना बेहतर समझेगी। उसने बगल के कमरे की ओर धीरे से फुसफुसाया, जहां उसका बेटा था। भानु, मां को माफ कर देना। उस समय ठीक उस सेकंड जब घोष अपना हाथ हमले का आदेश देने के लिए नीचे करने वाला था। खुला, एन्क्रिप्शन सफल, फाइल चला रहा हूं। खुफिया सहायक की घबराई हुई चीख के साथ दुर्गा ने, जैसे कि उसने सब कुछ पहले से ही योजना बना ली हो, कमरे में आंतरिक प्रसारण प्रणाली का बटन दबाया। सभी सैनिक सुने, मैदान में सभी स्पीकरों और स्क्रीनों से कनेक्ट करें। अधिकतम वॉल्यूम अभी। क्या? घोष ने भ्रमित होकर मुख्यालय की इमारत को देखा। क्या वह औरत पागल हो गई थी? क्रीइंग। एक कान फाड़ देने वाली चीख पूरे मैदान में सुनाई दी। फिर खामोशी। जिस क्षण सभी ने अपनी सांस रोक रखी थी, मैदान के समारोह मंच पर विशाल स्क्रीन जल उठी। वह स्क्रीन जो आमतौर पर प्रशिक्षण वीडियो दिखाती थी। छवि बेतहाशा हिल रही थी। एक निम्न गुणवत्ता वाला वीडियो, जैसे कि चुपके से रिकॉर्ड किया गया हो। वह क्या है? जांच दल के सदस्य बुदबुदाए। वीडियो में स्थान एक लग्जरी रेस्तरां का वीआईपी कमरा था और मुख्य सीट पर एक हस्ती बैठी थी, जो नागरिक व्यापारियों के साथ गिलास उठाते हुए हंस रही थी। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रतो घोष। हा, निदेशक जी, इस बार रक्षा कचरे का मामला सुलझ गया है। इन्वेंट्री से हटाए गए सामान सुरक्षित रूप से आपके गोदाम में पहुंच गए हैं, है ना? कमीशन जैसा मैंने कहा था। कृपया नीचे के लोगों के हिस्से के लिए भी कुछ अतिरिक्त जोड़ दें। घोष का चेहरा पीला पड़ने लगा। बंद करो सार्जेंट, उस चीज को बंद करो। वीडियो चलता रहा। स्क्रीन बदली। इस बार मेजर जनरल नायर लेफ्टिनेंट जनरल घोष के सामने झुक रहे थे। जनरल, ऐसा लगता है कि उस पत्रकार के बेटे वाले सैनिक ने कल कुछ गड़बड़ की। लेफ्टिनेंट कर्नल राणे थोड़ा लापरवाह था। नायर, तुम मूर्ख हो या क्या? सिर्फ एक मामूली सैनिक के लिए तुम यह सब बर्बाद करना चाहते हो। उसके पिता ने पहले ही कुछ सूंघना शुरू कर दिया है। जानते हो, तुम्हें शुरू में ही उसकी जड़ काट देनी चाहिए थी। जड़ काट देनी चाहिए थी ना? नहीं। घोष के पैर कमजोर होने लगे। और फिर अंतिम, सबसे निर्णायक आवाज। कोई छवि नहीं, केवल घोर अंधेरे में बात करते हुए 2 लोगों की आवाज। सिपाही आदित्य शर्मा द्वारा अपनी अंतिम शक्ति के साथ अपने फोन पर बनाई गई रिकॉर्डिंग। इससे पहले कि वह मर जाता, घोष और नायर के बीच एक फोन पर बातचीत। जनरल, वह लड़का बंकर में सांस नहीं ले रहा है। अच्छा है, ऐसा ही होना चाहिए था। काश वह उस स्टोरेज डिवाइस को न ले जाता। वैसे भी नायर, महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उस डिवाइस को प्राप्त करें। उसके शव को राणे को संभालने दो। एक रिपोर्ट बनाओ जैसे कि वह एक चट्टान से गिर गया हो। चाहे वह चट्टान से गिरे या बंकर में मरे, यह मेरी चिंता नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मीडिया तक न पहुंचे, समझे? अगर यह मामला सुलझ जाता है तो तुम्हारी अगली पोस्टिंग सेना मुख्यालय में होगी। खामोशी। एक खामोशी जो भोर की हवा से भी ज्यादा ठंडी थी, मैदान पर छा गई। घोष का जांच दल, दुर्गा की सैन्य पुलिस और खिड़कियों से देख रहे सभी सैनिक। सैकड़ों सैनिकों ने एडजुटेंट जनरल की आवाज को स्पष्ट रूप से सुना, जो एक सैनिक की मौत से निपटने का आदेश दे रहा था। घोष डर से पीछे हट गया। नहीं, यह मनगढ़ंत है। यह दुर्गा का विद्रोह है। वह औरत मुझे बदनाम कर रही है। जल्दी जल्दी उस औरत को पकड़ो, उसे पकड़ो। वह अपनी सेना पर एक पागल की तरह चिल्लाया, लेकिन कोई नहीं हिला। जांच दल के सदस्य केवल जमे हुए खड़े रहे। उनकी आंखें अब दुर्गा पर नहीं थीं। उनकी घृणा, डेगूट और विश्वासघात से भरी नजरें
अब अपने ही कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल घोष पर टिकी थीं। उस समय लेफ्टिनेंट जनरल दुर्गा सिंह धीरे धीरे मुख्यालय की लॉबी के सामने की सीढ़ियों पर बाहर चली। उन्होंने अब अपना भेष बदलने वाला जैकेट नहीं पहना था। उन्होंने एक साफ और इस्त्री की हुई औपचारिक सेवा वर्दी पहनी थी, जिसके कंधों पर 3 सुनहरे सितारे चमक रहे थे। लौह दुर्गा का असली रूप। बिना मेगाफोन के अपनी आवाज में वह पूरे मैदान में चिल्लाईं। संयुक्त जांच दल के सभी सैनिकों को और मेरे उत्तरी कमान के सभी सैनिकों को उनकी आवाज बिना किसी कंपन के गूंजी। तुमने अभी अभी इस त्रासदी के पीछे की सच्चाई सुनी है, एक सच्चाई जिसे एक युवा सैनिक के जीवन से संरक्षित किया गया था। उन्होंने घोष को ठंडक से देखा। वह व्यक्ति लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रतो घोष एक भ्रष्ट राजनीतिक अधिकारी है, जिसने भारतीय सेना के सम्मान को कलंकित किया है। वह एक हत्या का मास्टरमाइंड है, जिसने अपनी लालच के लिए अपने मातहतों के जीवन का बलिदान दिया। उन्होंने सीधे घोष की ओर इशारा किया। मैं यहां विद्रोह करने के लिए नहीं हूं। मैं यहां एक सैनिक के रूप में, एक कमांडर के रूप में और एक माता पिता के रूप में हूं, जिसे इस राष्ट्र के बेटों और बेटियों की रक्षा करनी चाहिए, अपना अंतिम कर्तव्य पूरा करने के लिए। दुर्गा ने जांच दल के कमांडर की ओर चिल्लाया। मुख्यालय से जांच दल के कमांडर, मैं तुमसे पूछती हूं, तुम्हारी बंदूक की नाल कहां होनी चाहिए? उस सैनिक की ओर जिसने सच्चाई का खुलासा किया, या उस हत्यारे की ओर जिसने उसे छिपाने की कोशिश की? अभी चुनो। सभी की निगाहें उस लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के जांच दल के कमांडर पर टिकी थीं। उसने घोष के अपमान से भरे चेहरे और दुर्गा के चेहरे को देखा, जो एक सच्चे सैनिक के सम्मान को दर्शाता था। वह कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाया। सब कुछ उसके फैसले पर निर्भर था। धीरे धीरे उसने अपना शरीर घोष की ओर मोड़ा और एक बुलंद आवाज में वह चिल्लाया, संयुक्त जांच दल इसी क्षण से संदिग्ध लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रतो घोष को हत्या की साजिश, अधिकार के दुरुपयोग और रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार करने की कार्रवाई शुरू करता है। क्या तुम पागल हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? घोष अविश्वास में चिल्लाया। सभी लोग संदिग्ध घोष को गिरफ्तार करो। टीम कमांडर के आदेश पर जो सैनिक कुछ क्षण पहले घोष के मातहत थे, बिना किसी हिचकिचाहट के उस पर टूट पड़े। छोड़ो, मुझे छोड़ो। जानते हो मैं कौन हूं? एडजुटेंट जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल। सुब्रतो घोष को अपमानजनक रूप से जमीन पर पटक दिया गया। उन्हें यह भी पता नहीं चला कि उनका 3 सितारा रैंक चिन्ह अलग हो गया है। जो अहंकारी नजरें उन्होंने दुर्गा पर डाली थीं, अब मैदान की धूल के बीच निराशा और डर में बदल गईं। पवित्र किला ढह चुका था। दुर्गा ने उस दृश्य को ठंडक से देखा। उस समय गौक के कार्यालय की खिड़की खुली और सिपाही भानु प्रताप सिंह प्रकट हुआ। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, लेकिन वह रोया नहीं। उसने अपनी मां, अपनी GOC-in-C का सामना किया और सर्वोच्च सम्मान के साथ एक सैन्य सैल्यूट दिया। दुर्गा ने अपने बेटे को देखा और मुस्कुराई, बहुत हल्की लेकिन इतनी स्पष्ट। उन्होंने भी खामोशी में अपने बेटे के सैल्यूट का जवाब दिया। उपसंहार। उस भोर में सेना अपनी जड़ों तक हिल गई। लेफ्टिनेंट जनरल घोष की गिरफ्तारी के साथ कोज ने उसी सुबह सीधे राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया। काली नोटबुक और स्टोरेज डिवाइस की सामग्री को मीडिया द्वारा एक साथ जारी किया गया, जिससे दर्जनों निजी व्यापारी और सेवानिवृत्त जनरल जो रक्षा परियोजनाओं में शामिल थे, जेल चले गए। सेना मुख्यालय तहस नहस हो गया। लेफ्टिनेंट कर्नल हरिश्चंद्र राणे, कर्नल दलीप वर्मा और मेजर जनरल प्रमोद नायर को हत्या और भ्रष्टाचार में उनकी संलिप्तता के लिए सैन्य अदालत में अधिकतम सजा सुनाई गई और फिर अपमानजनक रूप से बर्खास्त कर दिया गया। सैनिकों के खून और पसीने पर बनाया गया उनका भ्रष्टाचार का महल एक रात में धूल में मिल गया। कुछ हफ्तों बाद खोपड़ी बटालियन में ठंडी शरद ऋतु की हवा से बहने वाले मैदान के बीच में सिपाही आदित्य शर्मा के लिए एक स्मारक समारोह आयोजित किया गया। उसके पिता पत्रकार अपने बेटे की तस्वीर के सामने फूट फूट कर रोए। समारोह में GOC-in-C उत्तरी कमान लेफ्टिनेंट जनरल दुर्गा सिंह ने सीधे भाग लिया। पिता ने आंसुओं के साथ दुर्गा का हाथ पकड़ा। धन्यवाद जनरल, मेरे बेटे की मौत के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए धन्यवाद। दुर्गा ने उनके हाथ की पकड़ का जवाब दिया और सिर झुकाया। नहीं श्रीमान, ये हम हैं, सेना जो आपके बेटे की रक्षा करने में विफल रही। हमें माफ मत कीजिए,
लेकिन कृपया उसे याद रखें, आपके बेटे ने किसी भी युद्ध नायक से अधिक साहस दिखाया है। सिपाही आदित्य शर्मा के साहस ने हमारी पूरी सेना को बचाया है। मैदान के एक कोने में सिपाही भानु प्रताप सिंह अपने साथियों के साथ खड़ा था। उसके गाल पर चोट के निशान पूरी तरह से गायब हो गए थे। खोपड़ी बटालियन के सैनिकों की आंखें, जो कभी डर से भरी थीं, अब दोहक के बीच एक नई आशा और सच्ची एस्प्रिट द कोर को दर्शाती थीं। एक सीधे सादे नए कमांडर के तहत बटालियन का पुनर्जन्म हुआ। समारोह समाप्त होने के बाद दुर्गा ने दूर के ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों को देखा। उनके चेहरे पर, जिसे लौह दुर्गा का उपनाम दिया गया था, अब कोई ठंडी कठोरता नहीं थी, बल्कि एक मां की गर्मी थी जो सब कुछ गले लगाती थी, और एक अडिग रक्षक का दृढ़ संकल्प था। उन्होंने महसूस किया कि एक सैनिक का सच्चा सम्मान उसके कंधे पर सितारों की संख्या में नहीं है। वह सम्मान सबसे निचले पद पर पीड़ित एक सैनिक की आवाज सुनने के साहस और उस सच्चाई की रक्षा के लिए सब कुछ दांव पर लगाने की जिम्मेदारी में है। दुर्गा धीरे धीरे उस स्थान की ओर चलीं जहां उनका बेटा सिपाही भानु प्रताप सिंह था। उनका न्याय समाप्त हो गया था, लेकिन सच्ची सेना की रक्षा करने का उनका कर्तव्य अभी अभी फिर से शुरू हुआ था।